am Dipramdan, your commerce teacher. First of all, congratulations to all students for your promotion in plus 2 class. And I hope that you all are very fine during this lockdown period. तो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे पार्टनरशिप डीड। और जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पार्टनरशिप को चूज क्यों करते हैं ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप। और आपने देखा होगा डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके सबके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमने किसको चुना, पार्टनरशिप को। अब जब मैंने आपको पार्टनरशिप की फीचर्स के बारे में बताया था, उसमें से एक फीचर कौन सी थी, एग्रीमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था पार्टनरशिप का जो बेसिस होता है वो क्या होता है, एग्रीमेंट। आपकी जो पार्टनरशिप है एग्रीमेंट पे ही बेस्ड होती है। उसी एग्रीमेंट को बच्चे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। और आप ये भी कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो क्या करती है, पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको स्पेसिफाई करती है। आप जब पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस अच्छे तरीके से आप चला सकते हैं। और पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। तो इन बातों को स्टूडेंट आप ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में काफी हेल्प करती है। और जब आपके एंड ऑफ द ईयर वाइवा होते हैं उसमें भी आपको काफी हेल्प करती है। और अब कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, पार्टनरशिप बिजनेस अलग अलग होते हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी अलग अलग होती है। किसी की टर्म्स एंड कंडीशन काफी ज्यादा होती है और किसी की टर्म्स एंड कंडीशन कम होती है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में आपने क्या क्या लिखना है, क्या क्या उसमें कंडीशन रहेगी। जो पहली कंडीशन आपके सामने नजर आ रही है, नेम ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले आपने जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में क्या लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का नेम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। इसके साथ साथ अगर आपकी जो फर्म है उसकी काफी ज्यादा ब्रांचेस है तो आपका जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, नेम ऑफ द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2% की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 50। और एक चीज मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम लिमिट है हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता, डिस्क्राइब नहीं करता। उसको स्पेसिफाई कौन करता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। वो हमें बताता है मैक्सिमम पार्टनर एक पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस। आपकी पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, क्या आप चीजों को मैन्युफैक्चर करते हो या कोई आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो। जो भी आपका बिजनेस है उसका नेचर आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट, मैं इस पॉइंट को सोल प्रोप्राइटर से कनेक्ट करना चाहूँगा। मैंने आपको क्या बताया था कि सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल के सोर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एक ही पर्सन होता है जो सारे बिजनेस को मैनेज करता है। बट यहाँ पर काफ़ी पार्टनर्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, डिपेंड करता है। तो वो कितनी कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये आपको इसमें बताना होता है। मान लो सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए, बी और सी पार्टनरशिप करते हैं। ए ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, बी ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और सी ने 3 लाख रुपीज। तो आपको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होता है। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। और अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब आपने +1 में अकाउंटिंग शुरू की थी तो आपको बताया गया होगा जो प्रोप्राइटर होता है और जो बिजनेस होता है दोनों सेपरेट आइडेंटिटी होती है एक दूसरे से। और जो उनकी एग्जिस्टेंस है, क्या होती है, एग्जिस्टेंस उनकी सेपरेट रहती है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। वो बिजनेस को कहते हैं हमें हमारी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो उनको बिजनेस क्या करता है, उनकी कैपिटल इन्वेस्ट के लिए उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कितने % आपको
उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है, उसकी रेट क्या रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको किसमें मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सभी बच्चों को पता होगा कि जब प्रोप्राइटर या पार्टनर्स आप कह लो अपने पर्सनल यूज के लिए मनी या फिर कोई गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कैसे करनी है, क्या अमाउंट हो सकती है, जो भी इसके रिगार्डिंग रूल्स है वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट यहाँ से मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में वो क्या लेते हैं, बिजनेस से इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बिजनेस भी ऐसे ही कहेगा, अगर मैं आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ और आप पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो मैं भी आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करवाते हैं वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक लॉस एक्सपेंसेस है जो आपको पेड करने पड़ते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए क्या है बच्चे, आपके लिए इनकम है। इसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड का, और जो भी क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही डिपेंड होगी कि जब भी कोई पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो वो प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे। मान लो एबीसी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 भी हो सकता है, जिसको आप इक्वल रेशियो कहते हो, 3:2:1 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा रेशियो डिसाइड किया, जो रेशियो उन्होंने डिसाइड किया उसी रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, सैलरी। मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टनर्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। तो अगर कुछ पार्टनर्स दूसरे पार्टनर से ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो उनको फिर क्या दी जाती है, सैलरी। और सैलरी कितनी प्रोवाइड करवानी है आपने, ये भी आपने कहाँ मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड। इसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट, गुडविल। तो पार्टनरशिप बिजनेस की जो गुडविल है, गुडविल के रिगार्डिंग भी आपके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे गुडविल पे। अगर मान लो आपका पार्टनरशिप बिजनेस काफी ज्यादा ग्रोथ में है, काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और नए पार्टनर्स आपकी फर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे गुडविल का कैसे आपने ट्रीटमेंट करना है वो भी रूल्स आपने किसमें लिखने हैं, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। जो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे आप अपना अकाउंटिंग पीरियड करके आए +1 क्लास में क्या क्या रहता था, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो भी आपने इसी में डिसाइड करना है। इसके बाद क्या दे रखा है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स। और आपने फर्म के जो अकाउंट बनाने, जैसे आप सोल प्रोप्राइटर में बना के आए थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे ही आपने पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, वो सारे के सारे मेथड आपको पार्टनरशिप डीड में लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में बच्चे आपको क्या दे रखा है, ऑडिटिंग। अब जो बच्चों जो आपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो अकाउंट आपने मेंटेन किए उनकी चेकिंग भी करानी पड़ती है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए सीए आएगा, सीए जो ऑडिटर भी होते हैं जो आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो वो कब कब चेक करवानी है, उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपको किसमें मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि आपकी पार्टनरशिप कब कमेंस होने वाली है, मतलब कब स्टार्ट करने वाली है, किस दिन को पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने +1 में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि कुछ पार्टनरशिप स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और कुछ पार्टनरशिप लंबे समय तक काम करती है। तो आप जो भी पार्टनरशिप करना चाहते हो वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। और एक आपको जो दिख रहा होगा गार्ना वर्सेस मरे रूल, तो ये रूल कब अप्लाई होता है बच्चों, जब कुछ पार्टनर्स क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने डेब्ट या कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो, अपना कर्ज ना दे पाए, जो उसको क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट। तो ये कहाँ रूल अप्लाई होता है बच्चों, अगर मैंने आपको एग्जांपल बोला था ए, बी और सी पार्टनर्स एक फर्म में, और जो ए है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये वाला रूल अप्लाई किया जाता है। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्टेप करके आप रूल फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या दे रखे हैं, बैंक अकाउंट्स। तो अब जब आप बिजनेस करते हो तो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं।
कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा होता है, कोई मेन पार्टनर्स के नेम से भी बैंक के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, और कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा होता है जो बैंक अकाउंट होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का जो नेम है, जो आपने यहाँ नेम प्रोवाइड करवाया था उसके नेम से बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है। जो भी आपने डिसीजन लेना है इसके रिगार्डिंग वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रूल्स, मैंने आपको बोला था अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस काफ़ी ग्रोथ करती है तो कुछ पार्टनर्स इंटरेस्टेड होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स रहेंगे, कैसे आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो भी रूल्स आपने इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा वो। इसके बाद क्या दे रखा है, रिटायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था ना, पार्टनर्स के राइट्स में आपको बताया था कि आप एक प्रॉपर नोटिस देके पार्टनरशिप से रिटायर हो सकते हैं, और जब वो रिटायर होना चाहते हैं तो उस केस में आपने कैसे अकाउंट को मेंटेन करना है, क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, वो भी आपने इसमें डिफाइन करना है। और कई बार तो इंसिडेंटली पार्टनर्स की डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए जो रूल्स है वो भी इसमें डिफाइन किए जाते हैं। और लास्ट जो आपको दे रखा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। कई बार पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट है उनमें कंफ्लिक्ट हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाती है, तो उन डिस्प्यूट को आपने कैसे सोल्व करना है, उसके लिए क्या आपने आर्बिट्रेटर मंगाना है। जो आर्बिट्रेटर क्या होता है, उनमें जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट कर जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हैं, और आपने शुरू से बेस बना के चलना है, क्योंकि पार्टनरशिप के जो आपके चैप्टर है, पूरी एक बुक है जिसमें 5 चैप्टर्स हैं, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनके बारे में पता होना चाहिए। और अब आपको सर पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज उनको अच्छे से डिफाइन करती है। और इसके अलावा अगर कोई पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कैसे आप दूर कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट की हेल्प से उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और लास्ट, अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको भी हम पार्टनरशिप डीड की हेल्प से ही रिमूव कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो पार्टनरशिप डीड होती है या एग्रीमेंट होता है वो या तो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ओरल फॉर्म को हम प्रेफर नहीं करते, हम रिटन फॉर्म को प्रेफर करते हैं। और ओरल फॉर्म को हम क्यों प्रेफर नहीं करते, आप एग्जांपल लो, आपके 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी। आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली बच्चे, और आपने जो एग्रीमेंट डिसाइड किया वो ओरली डिसाइड किया। आपने कह दिया पार्टनर्स को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहेगा। अगर पार्टनर्स काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी है 10,000 रहेगी। आपने ओरली डिसाइड किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट जब आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाई, तो ए और बी को भी 10,000 मिले, बट सी को जब 10,000 मिले तो उसने आपको ऐसा बोला कि आपने तो 20 बोला था, उस चीज़ को आप कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रिटर्न में एग्रीमेंट करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में लिखना चाहिए। और जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको स्पेसिफाई करो, और जो भी सारे पार्टनर्स हैं उनके आप सिग्नेचर दो, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना आए, कोई डिफिकल्टी ना पार्टनरशिप डीड के बाद। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और आपको ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताई। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसको दूर करूँगा। और आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है उसका आप डे टू डे नोट्स बनाएं, ताकि आपका जो ये लॉकडाउन का इफेक्ट आपकी स्टडी पे ना हो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए वंडरफुल डे।